देखो डे 4 में हमारे पास 2 चैप्टर बचे थे, वैसे 3 है क्योंकि चैप्टर 1 भी हमारा बचा हुआ है। चैप्टर 1 को मैं रख रहा हूं कल की ऑनलाइन के लिए, लाइव के लिए, और चैप्टर 2, दोनों चैप्टर 2 एंड 3 अभी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद मॉक होगा। आज की मॉक में ये फाइनल वाला मॉक है। इस मॉक की, ये जो फाइनल वाला मॉक होगा इसकी बेसिस पे और तुम्हारा जो होती है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बीएसटी का, अकाउंट का एंड इको का, हर किसी का फाइनल होगा, वो वाले सीट में देंगे, बोर्ड वाली सीट पे, एग्जाम वाली सीट पे आज। ठीक है, चलो तो पहले यहां पे पढ़ लो, लिख लो ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लिखो ऑर्गेनाइजेशन, हो गया, सॉरी, लिख लिया ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर 5 एंड 6 ये अभी अभी कंप्लीट करेंगे हम, तो लिखो ऑर्गेनाइजिंग, हेडिंग डाल दो ऑर्गेनाइजिंग। पहले ओवरऑल व्यू समझना, उसके बाद चैप्टर के अंदर चलेंगे। और देखो ऑर्गेनाइजिंग ऐसे चैप्टर है ना, यहाँ पे अगर इसकी जो टाइटल है, जो भी इसकी एलिमेंट है, जो भी इसकी पॉइंट है, अगर उसको तुम समझ जाओ, केस स्टडी आसान है। कल अपनी क्या नाम है इसका, आरब बोला था कि केस स्टडी नहीं आ रहा था, आज इसको समझना, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं, याद मत रखना, मैं जस्ट जो पॉइंट समझाऊंगा उसके बाद वो केस स्टडी करा दूंगा, देखना कहां से पॉइंट आउट होती है वो। ठीक, चलो तो आ जाओ, पहले समझ लो ऑर्गेनाइजिंग क्या है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, हर कोई सामान अपने अपनी जगह पे अगर सही से रहा, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। तो इसके मतलब ही वही है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाई द जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप। फटाफट से अपनी कॉपी में की पॉइंट लिख लो। क्या लिखा, इंप्लीमेंट ऑफ प्लान, इंप्लीमेंट ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाई द जॉब एंड वर्किंग रिलेशनशिप। इससे पहले क्या था, प्लानिंग था। प्लानिंग इनिशियल पहला स्टेप होता है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे, क्या ऑर्गेनाइज करना है, क्लैरिफाइंग द जॉब, कौन कौन सी काम को कैसे करेगा, कब करेगा, और उसको डिटेलिंग में, और जिससे काम हुआ उसके बाद इसकी फीडबैक है, कौन सुपरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको फीडबैक देगा, कौन अकाउंटेबल है। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। ठीक है, चलो पहला हम अभी क्या पढ़ने वाले, एक बार देख लो। सबसे पहला आ जाओ, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, लिखो हेडिंग डालो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या लिखा, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यानी यहां पे हम क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे, एंड क्या करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करना, हमारे पास कितनी टाइप की डिवीजन है, कितने टाइप की डिपार्टमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट, ये हमने आइडेंटिफाई किया, हमारे पास इतनी इतनी टाइप की काम है। ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी कौन सी काम प्रोडक्शन रिलेटेड है उसको प्रोडक्शन में डाल दो, कौन सी काम सेलिंग रिलेटेड है उसको सेलिंग में डाल दो, और कौन सी काम परचेस रिलेटेड है तो उसको परचेस में डाल दो, यानी ग्रुपिंग करना, एनालाइज करना, जैसे हम कर रहे थे जनरल टू लेजर। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू, यहां पे की पॉइंट डाल दो, स्किल। हर किसी को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, सारे पॉइंट सुनते जाना आ रहा हूं, जो की पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। मैं अभी दिखा दूंगा कि की पॉइंट है, बिल्कुल उसी की पॉइंट को पूछ के कि ये लाइन पूछा है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये कौन सा इंपोर्टेंस है, फिर उसके बारे में डिमेरिट्स लिख दो, मेरिट्स लिख दो। ये चैप्टर बस समझने का है, आगे देखो। उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, कौन सी रिलेशनशिप, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कौन है, यानी यहां पे लिखा है किससे ऑर्डर लोगे और किसको अकाउंटेबिलिटी दोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, किससे ऑर्डर लेनी है और काम करने के बाद किसे अपनी फीडबैक देनी है, नहीं हुआ, हुआ, ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्या हुआ वो देखनी है। हो गया, यह हमारा क्या था, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी, एक बार गुनगुना लो अपने मन में बिल्कुल। पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो, फिर क्या कर लो, ग्रुपिंग कर लो, जो डिपार्टमेंट की जो काम उसी ग्रुप में डाल दो, फिर अकॉर्डिंग टू स्किल उसको जॉब दे दो, और लास्ट में क्या करोगे, यहां रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करो, किससे ऑर्डर लेना है और किसके पर्पस करना है। इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम पढ़ना है इसको, इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।
हाँ लिख लो सारे पे लिखोगे, बट इतना जो बोलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाद में इसको नहीं पढ़ना, लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना। हो गया। बस इसको देखो, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? हमने अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू जिस इंसान को जो काम मिलना था उसी को दे दिया, तो उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। क्लैरिफाई इन वर्किंग रिलेशनशिप, वही है किसे ऑर्डर लेना और किसे देना ऑर्डर। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी ऐसे होने पे क्या होगा, कोई काम की डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई काम दोबारा दोबारा नहीं होगा, तो दोबारा काम नहीं होगा, इसका मतलब रिसोर्स हमारा वेस्ट नहीं होंगे, मीनिंगफुल वे में यूज हो जाएंगे। एडप्शन टू चेंज, एडप्शन टू चेंज, तुम्हारे पास अगर एफिशिएंसी बहुत अच्छी से है, तुम हर कोई आने वाली क्या नाम इसका, फ्लेक्सिबिलिटी को, चेंजेबिलिटी को तुम इजीली अडॉप्ट कर लोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को मॉडिफाई भी कर। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई अपने काम अच्छे से निभा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही है, मैनेजमेंट भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एक काम को बार बार करके एफिशिएंसी बढ़ गया, तो तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, तुमको ट्रेनिंग भी मिल रहा है, ओजेटी ऑफ द ट्रेनिंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग सब कुछ मिल रहा है, तो इसमें क्या है, पर्सनल की भी डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर ये सारे काम होगा बिजनेस की ग्रोथ होगी। ठीक है, इसको गुनगुनाओ मत, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही बस पढ़ लो क्या क्या बेनिफिट होगा। हो गया जी, लिखते जा रहे हो, आगे बढ़े। थ्री के लिखा है, हाँ। अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन की क्या पढ़ा, इंपोर्टेंस और प्रोसेस। अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, इसको समझना। अभी इसकी बहुत सारे केस स्टडी आते हैं, पहले मैं समझा दूं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हेडिंग डाल दो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब इसको समझना, इसके ऊपर क्या स्टडी आएगा, अब मैं ऐसे पूछूंगा तेरे को बता देना आ रहा फटाफट से, ठीक है रे। चलो ना, बच्चा ईमानदार है, बोला कि मुझे ये कल पूरा केस स्टडी उसने छोड़ दी, नहीं तो और अच्छे मार्क्स आते उसकी। चलो लिखो, आरब के दो पार्ट में डिवाइड कर दो स्ट्रक्चर की, फंक्शनल एंड यहाँ पे क्या लिखना, डिविजनल। अब फंक्शनल डिविजनल जो स्ट्रक्चर है, तुम कोई भी केस स्टडी में कैसे आइडेंटिफाई करोगे समझ लेना। फंक्शनल में लिखो यहाँ पे सिंगल गुड्स या प्रोडक्ट मत लिख देना, सिंगल लाइन लिखना, सिंगल लाइन गुड्स और प्रोडक्ट। क्या लिखा, सिंगल लाइन गुड्स और प्रोडक्ट। इसका मतलब समझना, फंक्शनल में एक सिंगल लाइन क्यों लिखा है मैंने। अब बहुत टाइम पे तुम्हें केस स्टडी आता है, तुम इंडिफरेंट होते हो किसमें, मान लो कि क्या नाम है इसका, शूज कंपनी स्टार्ट किया अपनी आरब ने, कौन सी कंपनी, जूते की दुकान, जूते की फैक्ट्री स्टार्ट किया, ठीक है। पहले वो बस खाली स्लीपर चप्पलें बना रहा था, सैंडल, ठीक है। ओए चिराग सुन ले तू, बिगाड़ मत उसको। क्या नाम है इसका, पहले वो क्या बन रहा था, ओनली चप्पल बना रहा था, ठीक है, खाली चप्पल। बाद में वो स्पोर्ट्स शूज भी बनाने लग गया, बाद में वो गर्मी वाली चप्पल भी बनाने लग गया, बाद में लेडीज शूज भी बनाने लग गया, स्पोर्ट्स शूज सब कुछ बनाने लग गया। तो बना क्या रहा है वो, शूज ही बना रहा है। याद रखना, पहले ये चप्पल यानी शूज ही था, अभी दोबारा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो शूज ही है। तो सारे सिंगल लाइन गुड्स है, ये याद रखना, ये डिविजनल मत कर देना, ये क्या है, फंक्शनल है। यानी खाली बड़े वाले शूज, मोटे वाले, छोटे वाले, कोई भी टाइप की शूज हो, सूजी तो है। तो इसका मतलब क्या है, याद रख लिया, याद रख लिया, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शनल होगा, चाहे कोई से भी टाइप का गुड्स हो, ठीक है। पढ़ जाना, ये पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं आज, लिख लिया। तो ये कौन सी फंक्शन हो गया, ये फंक्शनल डिवीजन। याद रखना डिविजनल कैसा आएगा, मान लो ये पहले भाई शू की दुकान में ही था, यानी शू ही बना रहा था, अभी क्या करा, शू तो बना रहा साथ में, हाँ,
इसने अपनी सॉक्स बना लिए और फिर क्या किया उसने, गारमेंट की इसमें आ गया, मतलब कुछ बिल्कुल प्रोडक्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना, तो उसके अंदर क्या आ गया, ये डिविजनल। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर दिया, सेम प्रोडक्ट में नहीं रहा, तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, डिविजनल। और सेम प्रोडक्ट में कुछ अलग अलग सेम टाइप की प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या आएगा, ये फंक्शनल। ठीक है, चलो अब लिख लो, समझ में आ गया तो यहां पे लिख लिया यहां पे सिंगल लाइन प्रोडक्ट, और यहां पे लिख मल्टी लाइन प्रोडक्ट। लाइन पक्का जोड़ देना, लाइन का मतलब क्या है, सेम टाइप की अगर गुड्स बना रहा है तो वो फंक्शन के अंदर आएगा। क्या है इसमें, चलो अभी मैं दिखा रहा हूं। अब मानो यहां पे फंक्शनल में मैंने एग्जांपल दे दिया, वाटर यानी मिनरल वाटर यहां पे ये बना रहा है पहला वाला कंपनी, बस खाली वाटर के ऊपर ध्यान देना, मिनरल वाटर के ऊपर, वो ब्लैक वाटर हो सकता है, स्प्रिंकल वाटर हो सकता है, कुछ पानी बना रहा है, नाम वाटर है। तो उसी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसी को कंट्रोल करने के लिए एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। खाली प्रोडक्ट कौन सी है, वाटर, मिनरल वाटर। अब हुआ ये, इसको डिविजनल कैसे होगा, मान लो ये क्या कर दिया, वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में घुस गया, तो यानी यहां पे दो टाइप की प्रोडक्ट हो गए, ये सिंगल लाइन नहीं रहा, वाटर के अलग अलग आ गया, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, और यहां पे भी सेम चीज आ गया, दोनों प्रोडक्ट की अलग अलग चीजें, तो ये क्या हो गया तुम्हारा डिविजन। ठीक है, डिवाइड डिफाइन कर लो अपनी कॉपी में अलग अलग से। अभी मैं कैश स्टडी देके समझाता हूं, अब आंसर देना। ठीक है, अब कैश स्टडी तुम्हारे पास ऐसे आएगा, बस की पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसकी पॉइंट कहां से ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, वो अपनी पढ़ाई, लिखा ऐसे ही होता है, अपनी पढ़ाई पढ़ाई खत्म करने के बाद वो अपने पिताजी का जो पुराना बिजनेस था वही उसी को इसने हैंड ओवर कर दिया। उनके पास मान लो ये कौन सी बिजनेस था, खाली वाटर पानी प्लांट की, हाँ ठीक है, पानी बेच रहे थे पहले। ठीक है, अब उसकी जो लड़का है, जो नया नया अभी पढ़ा के तुम्हारे से आके बिजनेस में ज्वाइन किया, वो वाटर को डाइवर्सिफाई किया। अब बोला कि नहीं हम तो अभी ब्लैक वाटर बनाएंगे, अभी डिमांड चल रहा है, स्प्रिंकल वाटर बनाएंगे, उसका भी डिमांड चल रहा है। तो ये पूछेगा कि ये कौन सी फंक्शन, कौन सी ये फंक्शनल आएगा, क्या आएगा, ये फंक्शनल, क्योंकि बना क्या रहा है, वाटर की वेराइटी बना रहा है, समझ में आ गया अभी। अब ऐसा नहीं है, फिर बोला बहुत पानी बेच लिया, अब पानी छोड़ के, पानी तो है साथ में दूसरा, ये कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में घुस गए, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही होता है। आ गया समझ में, चल लिख लिया हमने। चलो अब आगे देखो, तो यहाँ पे भाई सेम लिखा है, देखो कि स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, कौन सी फंक्शनल ओनली, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिंगल लाइन प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या है, मल्टी लाइन प्रोडक्ट। डन। अब बात करेंगे दोनों की मेरिट्स की एंड डिमेरिट्स की। पहले फंक्शनल की देखो, इसको बस ऐसे समझ के याद रखनी है। अब भाई पूछ रहा है एग्जाम क्या स्टडी में, 4 मार्क को, 3 मार्क के, 6 मार्क को, क्या पूछेगा, आइडेंटिफाई द फंक्शन, कौन सा है इसमें, और फिर आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, फिर उसकी आइडेंटिफाई कर लिया, दो मेरिट बता दो, दो डिमेरिट बता दो, यही तो होते हैं और क्या होता है। इसकी मेरिट्स लिखो, किसकी, फंक्शनल की। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेट, लिख लो, मैं फिर समझाया था। हम एक ही फंक्शन में सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इंसान काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल का क्या मिल जाएगा, उनको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ज्यादा ही रहेगा, क्यों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन रहेगा, प्रोडक्ट एक ही है, इकोनॉमिकल या एक्सपेंसिव नहीं है, भाई सेम आंसर, प्रोडक्ट एक ही है। इफेक्टिव मैनेजरियल ट्रेनिंग, उसी गुड्स में हम काम कर रहे हैं, तो जो भी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग देना इकोनॉमिकल है, इजी भी, और ग्रेटर एफिशिएंसी, ये इससे जुड़ गया, ग्रेटर एफिशिएंसी, सेम सेम टाइप की पॉइंट है। नॉर्मली याद रख लेना कि स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इकोनॉमिकल है, 3 4 तो लिखनी है तुम्हें, 3 4 मार्क के क्वेश्चन में। कि मार्किंग स्कीम में बताया था कि आइडेंटिफाई करने के कितने मार्क्स होता है, 1 नंबर होता है, फिर उसके बाद जो 100 पॉइंट पूछा है, जितना मार्क्स है उतना ही पॉइंट लिखना है, इसलिए बोल रहा हूं मॉक लगा लो, क्वेश्चन देख लो।
तुम्हें तो शादी में जानी है। हो गया, आगे लिखो, डिमेरिट्स में लिखो इंटर डिपार्टमेंटल कंफ्लिक्ट। यहां पे क्या होगा, ये कैसे कंफ्लिक्ट होगा, यहां पे लिखा था हमने कोऑपरेशन, देखो ये जोड़ देना, यहां पे लिखा था ना हमने, कहां पे लिखा था, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, और उसी का नेगेटिव पॉइंट डाल दो, कंफ्लिक्ट हो गया। और इनइफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, सारे उसका उल्टा पॉइंट, और यहां पे क्या आ जाएगा, इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट एक ही है। इसकी और मीनिंग निकालोगे कुछ भी नहीं निकलेगा। लिख लिया, आ जाओ, अभी हम बात करते हैं किसकी, डिविजनल स्ट्रक्चर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। देखो चलो, मेरिट्स क्या पे आ जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में बंदा काम करेगा उसमें क्या बनेगा, उसका स्पेशलाइजेशन, इजी एक्सपेंशन, नया कोई गुड्स बना दो, वो अलग से तुम्हारा ब्रांच बढ़ गया, एक्सपेंशन इजी हो गया। क्विक डिसीजन मेकिंग, इन हर किसी की डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग हेड है, तो वहां पे तुम्हें एक सिंगल बॉस तो नहीं है, तो आराम से डिसीजन ले सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काम हुआ नहीं हुआ वही जवाब देगा कि क्यों नहीं हुआ। डिपार्टमेंटल स्किल, अलग अलग डिपार्टमेंट है तो स्किल डेवलप होगा डिपार्टमेंट वाइज, सब उसका उल्टा पॉइंट मार दो डिमेरिट्स में। वहां पे इकोनॉमी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। हो गया, यहाँ पे क्या कंफ्लिक्ट ज्यादा होगा उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट है, सबकी डिपार्टमेंट अलग है, तो ज्यादा कंफ्यूजन है। जो मैं भी यहाँ पे ये हो सकता है, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो यहाँ पे इग्नोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर कोई इसी में अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे। अब मान लो एक स्पेशलिस्ट, तू अपनी डिग्री फ्री पूरा करके आया, तेरे को दूसरा आके समझा रहा है, तो बोला तू बड़ा सिखाने वाला, मैं नहीं सीखूंगा तेरे से, मैं मेरे पास तो ऑलरेडी मुझे पता है ज्यादा, यानी भाई आपस में तू तो मैं ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर कोई यहाँ पे स्पेशलिस्ट है। लिख लिया रे, चलो चौथा में क्या था, यहाँ पे देखो, ज्यादा तुम्हारे में कौन सी में केस स्टडी आता है, एक तो अभी जो ऊपर वाला पढ़ा है जो हमने स्ट्रक्चर, वो आता है केस स्टडी में, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा, मेरिट्स डिमेरिट्स लिखने के लिए बोलेगा। और ये आता है केस स्टडी में क्या, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड क्या लिखा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलो पहले इनके डिफरेंट हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इनकी फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा जल्दी जल्दी की पॉइंट में फाइंड आउट कर रहा हूं, तुम लोग इसको याद कर लेना, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहले क्या लिखा है यहाँ पे, मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑथोरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, कौन कौन है, ये मैनेजमेंट में प्लान्ड वे में, डेलिबरेट वे में, जानबूझ के क्रिएट करा है, ठीक है। तो बस की पॉइंट क्या है, तो उल्टा पॉइंट क्या है, ये अपने आप बना, मैनेजमेंट में इसने क्रिएट नहीं करा, ये कैसे बना, इंटरेक्शन अमंग द पीपल, ऐसे बना, मैनेजमेंट ने इसको नहीं बनाया, ठीक है। ये डेलिबरेट नहीं है, ये डेलिबरेट है, ठीक है। डेलिबरेट का क्या मतलब होता है, जान पूछ के, प्लान्ड। चलो, ओरिजिन, ये कंपनी की रूल एंड पॉलिसी में आती है, हो गया। और ये क्या हुआ, ये सोशल इंटरेक्शन से हुआ है, ठीक है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी क्या है, ये पोजीशन, यहाँ पे ऑथोरिटी डिसाइड करेगा, तू बड़ा पोजीशन में, तेरे पास ज्यादा पावर है, नीचे वाले तेरे सबऑर्डिनेट है, क्या है। और यहाँ पे क्या है, पर्सनल क्वालिटी से होगा, अरे बंदा एक्सपीरियंस है, अच्छा पता है उसको, भैया अपना बहुत पुराना एम्प्लॉय है, बात कर लो इससे, मान लो बढ़िया सजेशन देगा, ऐसा वाला।
मतलब कोई ऑलरेडी रूल्स रेगुलेशन में है नहीं, तुमने अपने आप से कर रखा है इसको ना जी। आगे दो लिख लिया। अरे खाली की पॉइंट लिखो, तुम क्या लिख रहे हो इतना? आगे आ जाओ, बिहेवियर लिखो। बिहेवियर लिखो इसको। ये कैसा बिहेवियर है? ये कंपलसरी, ये रूल रूल ने बनाया ऐसे बिहेवियर करने के लिए, सर बोलने के लिए। और यहां पे लिखो ऐसे कोई बिहेवियर नहीं है, नो पैटर्न, ऐसे कोई सेट पैटर्न नहीं है। ठीक है, कुछ भी बोल नहीं सकते। जैसे क्या नाम है इसका, कोई ऑफिस में जाके तू किसको भाई बोल सकता है, ये तो के रूल में नहीं है। भाई तूने क्यों बोला? ये तेरे से सीनियर है, तुझे कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत टाइम पे जाते हो किसको, यार गुरु जी बता दो, बोलते हो ऐसे क्यों? तूने उसको गुरु माना, कहीं लिखा है? अरे सीनियर तो सर बोलेगा ना, वो तो रूल में है। तो इस टाइप का ये तो अपने आप तूने खुद बनाया अपने पेट। हो गया। और उसके बाद लिखो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बस टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे क्या है? ये कोई प्लान रूट में नहीं है, प्लान रूट में नहीं है, रुक जा। हो गया। उसके बाद नेचर, ये फिक्स है, बट ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। आगे लिखो लीडरशिप, यहाँ पे जो मैनेजर है वही लीडर। हो गया। यहाँ पे नहीं होगा, जो सीनियर है, जिसको एक्सपीरियंस है, जो ज्यादा काम पता है, मैं भी वो मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, फोरमैन भी हो सकता है, वो यहाँ पे लीड कर सकता है। हो गया। जैसे कोई ऑपरेशन हम जाते हैं, हम क्या नाम है इसका, कोई खास ऑपरेशन होगा, वहां पे कोई नया अफसर रिक्रूट हुआ है, उसको पता नहीं यहाँ के बारे में। अब वैसे फॉर्मल में ऑफिसर सीनियर होता है, जवान उसके नीचे होते हैं, बट कोई जवान बहुत एक्सपीरियंस है, उस एरिया के बारे में सब पता है, तो बहुत टाइम पे ऑपरेशन वही लीड करता है। तुझे सब पता है, तू आज लीडर बन जा, आज तू लेकर करवाएगा ऑपरेशन। तो वो को क्या हुआ, वो इन्फॉर्मल है। हो गया क्या? लिख लिया। चलो आगे देखो, ये पढ़ के जाना पक्का पक्का। अब जो तूने वहां पे डिफरेंस पढ़ा वो तुम्हारे काम में आ जाएगा, इसकी फीचर में और इसकी फीचर में। ठीक है, अब नहीं पढ़ रहे हैं इसको, जरूरी भी नहीं है उसको भाई, याद रखना बस। बिल्कुल। आगे लिख, यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट हम जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड क्या लिखा, डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, इसकी डिफरेंस पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। चलो आ जाओ, देखो नंबर 1, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन पहले क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन यानी जो टॉप लेवल है वो ट्रांसफर करेगा एफ और अपनी ऑथोरिटी टू द बॉटम, यानी यहाँ पे जो ऑथोरिटी फ्लोज होगा पूरा फुल लेवल में, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली ट्रांसफर हो सकता है। बट डेलीगेशन में क्या नहीं, ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी टू हिज जस्ट सबऑर्डिनेट, बस आप नीचे वाले को तूने पावर दे दिया, तो टाइम ऑफ कोई काम पड़ा तो दिया, नहीं तो नहीं, ऐसे कोई रूल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, सबको ऑलरेडी पावर मिला हुआ है, जो काम आएगा वो कर लेंगे, ये सिचुएशन आया तुमने दे दिया। ठीक है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस पढ़ेंगे बाद में जाके, पहले इसको समझो। अब मैं तेरे को पूछ रहा था कि इसकी जो इंपोर्टेंस है समझना, बहुत ये मैं टिक मार के रखा है, देखो यहाँ पे, ये दोनों के दोनों ये केस स्टडी की पॉइंट्स है। तुम वहां पे फिर डिसाइड करोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन की डेलीगेशन है, कंफ्यूजन नहीं होगी। और बाबू ऊपर देखो, बहुत टाइम पे देखा था हमने, बिल्कुल सेंटेंस लिखा था, रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। वहां पे एमसीक्यू भी पूछा था कि किसने बोला था यहाँ पे ये डेलीगेशन की, डेलीगेशन में नहीं होगा, डेलीगेशन तो कुछ टाइम के लिए, काम आया तो दे दिया, रिलीफ कैसे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। रिलीफ कहां पे बैठेगा? डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखना। क्विक डिसीजन मेकिंग, ये कब होगा? ऑलरेडी सबके पास पावर है, तो वो तेरे को बिना पूछे भी डिसीजन ले सकता है,
तो वो वाला होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों की पॉइंट में आते हैं, ठीक है, मार लेना, अलग से लिख लेना। वन से पढ़ो, डेवलप इनिशिएटिव एमंग द सबऑर्डिनेट्स। जो सबऑर्डिनेट्स है उनको पहले से पावर मिल रखा है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अथॉरिटी। तो वो यहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में क्या है, इनिशिएटिव बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेवलप मार्जिनल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, यानी अगर हम ऑलरेडी सबको पावर दे देंगे, वो सेम टाइम का काम कर करके उनके अंदर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगी, उनका टैलेंट बढ़ेगा। अगर सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है डिसीजन, तो हमने क्या पढ़ा प्लानिंग में, तो क्रिएटिविटी कम होती है उनका। यहाँ पे क्या है, पावर सबके पास बटा हुआ है, वो डिसीजन लेते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ेगा। ये तो हो गया। फैसिलिटेट ग्रोथ, अगर तुम्हारे नीचे वाले काम करते गए तो क्या होगा, आगे जाके पूरा तुम्हारा कंपनी को बड़े बड़े लीडर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम धोनी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने हर टाइम पे क्या किया, टीम को बार बार इनोवेट करता गया, यंग जनरेशन से उसको टीम को बैठ दिया। आज की डेट में हमारे पास कितनी सारे मतलब T20 के लिए अलग से टीम, टेस्ट के लिए अलग से टीम, वनडे के लिए अलग से टीम, ऐसे इतने लोग कहां से आए, उसकी रिनोवेशन से। यानी जो फ्रेश देखा बस ले लो, हाँ बढ़िया खेलता है तो उसको अपॉर्चुनिटी दो। बुढ़े हो गए, पहले के जमाने में क्या था, जो टेस्ट खेलेगा वही वनडे, T20 तो था ही नहीं, यानी सब उनके ऊपर प्रेशर। आज कोई खिलाड़ी की कमी नहीं है, T20 खेले हाँ तो ये होगा ये होगा, एक से एक। तो इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ बढ़ेगा तुम्हारा। बेटर कंट्रोल, ये बेटर कंट्रोल ये नेगेटिव पॉइंट भी है, क्या पता सबके पास पावर है, कोई मिसयूज तो कर लिया, तो बेटर कंट्रोल मैं भी नहीं हो सकता, बट यहाँ पे दे रखा है, ध्यान देना। चलो डेलीगेशन, डेलीगेशन पे देखो, इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि पावर एक के हाथ में, वो तो पूरा पावर दिया नहीं, जब मिला तब दिया उसने पावर। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये इतना नहीं होगा एक जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में होगा बट क्योंकि तूने उसको ऑथोरिटी के हिसाब से पावर दे दी। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कभी नहीं पूछता, काम आया तो पावर दे दिया, खुश हो गया एकदम, मोटिवेट हो गया, काम करेगा। फैसिलिटेट ग्रोथ, सेम सेम टाइप की पॉइंट है, बार बार बोलना सही नहीं है, बस इसको देख के नहीं बोल देना दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है। अब डिफरेंस पढ़ने वाले हो गया रे। चलो आगे डिफरेंस करके चैप्टर के करेंगे, क्या नाम है इसका, केस स्टडी, फिर क्लोज करेंगे। लिखो, हेडिंग डाल दो, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलो आ जाओ फटाफट से, की पॉइंट इसका लिख लो, 5 पॉइंट है, की पॉइंट लिखो, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। चलो हाईलाइट करो की पॉइंट। नेचर, हो गया। सिचुएशन आएगा तो तुम्हें देना पड़ेगा इंडिविजुअल की बेसिस पे। डिसेंट्रलाइजेशन, ये ऑप्शनल पॉलिसी है, वो कंपनी के नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, पावर किसे देना किसे नहीं देना। फ्रीडम ऑफ एक्शन, जुपिटर के पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, बस काम के टाइम पे जितना काम दिया ना रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही दिया, पावर पूरा खुल के हाँ कुछ नहीं है सही। स्टेटस, ये क्या डेलीगेशन, बस काम शेयर करने का ये थोड़ा सा टास्क है, और यहाँ पे ये टॉप लेवल से लेकर सबके लिए है, ये काम शेयर नहीं है, ये ऑलरेडी पॉलिसी में है। स्कोप, नैरो, ये वाइड, लिख लिया। पर्पस, ये सबऑर्डिनेट को फुल्ली पावर है, तो सबऑर्डिनेट का रोल यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे थोड़ा सा बर्डन कम करने के लिए, मैं नहीं हूं कहीं जा रहा हूं, थोड़ा मैं मेरे भी हाथ में तू काम कर लेना, आने के बाद तो फिर मैं ही हूं, ऐसा बात। हो गया। लिख लिया।
केस स्टडी। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मैं तुमको दिखा रहा हूं, अब यहाँ पे ध्यान देना। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, FM Tech Limited is one of the leading information, ये IT कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। टू एनेबल द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द वर्क प्रोसेस आर लेड डाउन। हो गया। उसके बाद द कंपनी स्पेसिफाइज, लिखा क्लियरली, द बाउंड्रीज ऑफ ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन among the various activities। हो गया, टू अचीव द फॉर्मल गोल, ठीक है। जहां अंडरलाइन करना वो इसका की पॉइंट है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, सब सिस्टमेटिक वे में, सुपीरियर कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है, सब बिल्कुल फिक्स है ना। तो फिक्स है, इसका मतलब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आइडेंटिफाई करने के कितने मार्क्स मिला, 1 मार्क मिला। उसके बाद स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 लिमिटेशंस, यही क्या, वही तो बोल रहा, ठीक है। बस लिखो और मार्क्स लो ऐसे। चलो आगे, ये चैप्टर हो गया क्लोज। देखो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का बस यही मीनिंग है कि यहाँ पे जो सारे काम है वो कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम है ये। यानी बात यहाँ पे किस बारे में हो रही है, देखो, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, इसका मतलब है स्टाफिंग। यानी हम कहीं से अपनी कंपनी के लिए किसी को हायर करेंगे, किस लिए हायर करेंगे, खाली बैठा के सैलरी देने के लिए नहीं, हम ऐसे इंसान को चूज करेंगे जो कि वो काम करेगा, साथ में वो भी बढ़ेगा, कंपीटिटिव दिमाग का होगा, और उसकी ग्रोथ के साथ हमारी, मतलब हमारी ग्रोथ के साथ उसकी ग्रोथ भी होगी। यानी ऐसे इंसान को हायर नहीं करेंगे जो अपनी कंपनी के लिए बिल्कुल बेकार है। यही वाली बात है, मेन मोटिव। आओ देखो, तो डाल दो, इसकी मीनिंग क्या है, सिलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ठीक है। ये लिख लिया इसकी की पॉइंट, इसकी मीनिंग। अब आ जाओ, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इंपोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। जिस टाइम पे ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब लिख लो बस, बट याद नहीं रखेंगे अभी इसको। स्टाफिंग क्यों इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों जरूरी है, लिख, एंश्योर एबिलिटी ऑफ मोस्ट सुइटेबल पर्सन, जिसे तुम्हारा बुक में लिखा होगा कि एक कंपिटेंट पर्सन चूज करना अपनी बिजनेस के लिए। मतलब कंपिटेंट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, भाई लिखा है इसमें, ये मोस्ट सुइटेबल पर्सन, जो काम के लिए तुम हायर कर रहे हो वो काम के लिए परफेक्ट होना चाहिए। बेटर परफॉर्मेंस, परफेक्ट इंसान चूज करोगे तो अच्छा परफॉर्म, बिजनेस अच्छी ग्रोथ दिखाएगी। एंश्योर यहां पे क्या लिखा, कंटिन्यूअस ग्रोथ, हो गया। किसी फालतू इंसान को उठा के बैठा दोगे, आज काम करेगा सिखाओगे, कल नहीं करेगा, बोला मजा नहीं आ रहा, ग्रोथ नहीं होगा। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, ये कैसे, वो काम तो करेगा, तुम्हारे भी काम है कि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन, जो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसको फेयर रेम्युनरेशन भी पेमेंट करना। हेल्प टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसका मतलब जो तुमने इंसान हायर किया अपने काम के लिए, वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी, उसको भी एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, ना ओवर ना कम, ठीक है। ये क्या था, इसका इंपोर्टेंस था। आगे देखो, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ेंगे इसको। स्पेशलाइज ड्यूटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या ड्यूटी होगा, क्या काम है यहाँ पे, हमने बोला कि सारा स्टाफिंग किसके ऊपर डिपेंड है, एचआर के ऊपर, क्या काम करता है, पहले क्या करेगा वो, रिक्रूटमेंट, हायरिंग। उसके बाद एनालाइज द जॉब, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन, यानी यहाँ पे जॉब को एनालाइज करेगा, कितने लोग चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, कौन सी जेडी, मतलब कौन सी वैकेंसी, कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए, वो भी एनालाइज करेगा। उनको ट्रेनिंग देगा, कोई फ्रेशर है, काम के बारे में नहीं पता, या एक्सपीरियंस भी है पर तुम्हारा टेक्निक अलग है, तो उसको ट्रेनिंग दो। डेवलपिंग यहाँ पे कंपेंसेशन इंसेंटिव प्लान, यानी अच्छा कोई काम कर रहा है उसको अच्छी सैलरी दो, एफिशिएंट है अच्छी सैलरी दो, नहीं काम कर रहा है डिमोशन करो, भगा दो। मेंटेनिंग लेबर एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप, यानी कौन सी, ये ध्यान देना हमेशा,
कि तुम अपनी एम्प्लॉय, देखो प्राइवेट कंपनी आज की डेट में वो इतनी हो गए कि वहां पे जो गवर्नमेंट जॉब क्या, एक बार सिलेक्शन हो गया वहां पे काम करो, उतना ही पैसा मिलेगा जितना सबको मिलेगा, तुम कितने भी काम कर लो, कहा ठीक है ठीक है। प्राइवेट कंपनी ऐसे नहीं करती, काम है प्रमोशन है, काम नहीं करा डिमोशन है। बट ये ध्यान रख लेना कि इतना नहीं टॉर्चर करना ताकि वो जाके कंप्लेन करे कि यार ये तो हमें बिल्कुल कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं, डेली गधे समझ के काम करवा रहे हैं। तो ऐसे नहीं, तुम्हें लास्ट में प्रॉब्लम आएगी। हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कम, हाँ ये जो तुम्हारा अगर कोई कंप्लेन किया तो उसको भी हैंडल करना सीखना। ऐसा डिपार्टमेंट में कंप्लेन करा, अरे मेरे को तो वो गाली दे रहा था, वो क्या नाम है इसका, उसके सैलरी देने की मांगने के लिए गया, वो उन्होंने भगा दी, मेरे बात नहीं सुनी, मेरा प्रमोशन रुकवा दिया, कुछ भी कंप्लेन होगा तो उसको हैंडल करना। डिफेंडिंग द कंपनीज इन लॉ, यानी वही है, मैक्सिमम एचआर डिपार्टमेंट ये अवॉइड करेगा कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, कोई कंप्लेन ना करे, और उनकी कंप्लेन है तो सॉल्व कर लो। ठीक है, ये किसका काम है, सब एचआर डिपार्टमेंट का काम है। ये भी इंपॉर्टेंट, इतना नहीं था, बस याद रखना। अब आ जाओ 3, ये इंपॉर्टेंट शुरू यहां से लिखो, याद रखो केस स्टडी आने वाले। स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस हो गया। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट, जैसे ये बिल्कुल ऑर्डर में याद रखना तुम्हें। स्टाफिंग प्रोसेस, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। कैसे, कैसे, इसमें 2 पॉइंट है, बाय वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क कितना काम है, उस काम के लिए कितना मैन पावर की जरूरत है, ये है, और उनको सैलरी कितना देंगे, एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सारे याद रखना। एस्टिमेट मैन पावर में क्या करोगे, वर्क लोड एंड वर्क फोर्स एनालिसिस करोगे। ठीक है, हो गया, हो गया। नेक्स्ट लिखो, रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, इसमें डाल दो IACI। रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो कैसे करते हैं, लिख लो। I फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स, कौन सी सोर्स से तुम यहां पे हायरिंग करोगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स आई। ए फॉर, हो गया। ए फॉर लिखो असेसमेंट ऑफ देयर, क्या असेसमेंट करोगे, बोलो, याद नहीं है, वैलिडिटी, हो गया। सी लिखो, सी में क्या है, मोस्ट जो वैल्यूएबल सोर्स है उसको चूज कर लो, जहां से हायरिंग करने वाले हो। ठीक है, लास्ट में इनवाइट एप्लीकेशन, और उनको एप्लीकेशन दे दो, उनको क्या करो, एप्लीकेशन दे दो। ठीक है जी, लिखो इनवाइट एप्लीकेशन, एक बार याद कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। आई फॉर आइडेंटिफाई द सोर्सेस, ए फॉर द वैलिडिटी, सी फॉर जो बेस्ट सोर्स वही चूज करोगे, लास्ट में क्या है, इनविटेशन दोगे उनको। फिर आएंगे सिलेक्शन में, सिलेक्शन में पूरा प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन करते हैं, चलिए इसलिए यहां पे डिस्कस नहीं करें। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसका मतलब आओ कौन सी जॉब में उनको बैठनी है वो बताओ, और पुराना नया एम्प्लॉय से ओरिएंटेड कर दो, मिला दो, हाँ इंट्रोडक्शन। फिर कौन सी पार्ट आएगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, फ्रेशर है काम कैसे करेंगे नहीं सीखने पे। फिर परफॉर्मेंस चेक करो, उसके बाद प्रमोशन एंड करियर के बारे में बात करो, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो करोगे तो आगे बढ़ोगे, ऐसे वाला। लास्ट में किसके बारे में बात होगी, कंपेंसेशन में एक चीज लिख लो साइड में, कि कंपेंसेशन कौन सी फैक्टर को लेकर डिसाइड होती है, लिखो LLCE, LLCE कंपेंसेशन जो डिसाइड होगा इन फैक्टर में डिसाइड होगा। लिखो लीगल फैक्टर, ये लीगल फैक्टर कौन है, लेबर लॉ,
दूसरा है लेबर यूनियन, लेबर लॉ होगी, फिर क्या होगी लेबर यूनियन। फिर यहाँ पे लिखो कंपनी पॉलिसी, ये भी देखना पड़ेगा कंपनी में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कंपनी नॉर्म्स क्या है। और लास्ट में क्या इक्विटी, क्या आएगा इक्विटी। क्या क्या हो गया, लेबर लॉ, लेबर यूनियन, कंपनी पॉलिसी, इक्विटी। लिख लिया रे, आगे देखो। अब बात करो सीधे रिक्रूटमेंट की। देखो हेडिंग डाल दो रिक्रूटमेंट। इसमें क्या जरूरी है, वो केस स्टडी पढ़ के समझना कि ये कौन सी सोर्स है, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इंटरनल के एडवांटेजेस और एक्सटर्नल के एडवांटेज यही पढ़ेंगे। केस स्टडी कैसा आएगा, सोर्स आइडेंटिफाई करो, ये कहां से रिक्रूटमेंट हो रही है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, फिर इंटरनल की मेरिट्स डिमेरिट्स और एक्सटर्नल की मेरिट्स डिमेरिट्स, यही पढ़ेंगे। तो रिक्रूटमेंट कितने टाइप की होती है, कितने सोर्स से होती है, दो पार्ट में डिवाइड करो, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। इंपोर्टेंट है ये, याद करनी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी। दो पार्ट कर लिया, इंटरनल एंड क्या लिखा एक्सटर्नल। अब बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होती है, दो होगी, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर जो होती है उसको हम कौन सी मतलब रिक्रूटमेंट बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, और प्रमोशन वर्टिकल है। ठीक है, चलो अब बात दो हो गया इंटरनल की, दो हो गया कौन सी ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, ये पक्का पक्का एग्जाम में पूछेगा, कौन सी सोर्स है और आइडेंटिफाई करने की 1 मार्क्स, फिर ये लिखने की बाकी 3-4 मार्क्स मिलेंगे। अगर इंटरनल सोर्स से तुम क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, तो एम्प्लॉय तुम्हारा क्या होगा, मोटिवेट होगा, उन्हें पूछा जा रहा है। उसके बाद सिंपल एंड चीपर प्रोसेस, इसमें क्या पैसा खर्चा करते हो, पैसे पता है कौन सा एम्प्लॉय कैसे काम करता है। टूल्स ऑफ ट्रेनिंग, नया टूल नहीं चाहिए, वो सब इजी है बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत इजी है। ट्रांसफर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस वर्क, तुम्हारे पास सॉल्व, ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ओवरलोडेड वर्कर है तो। ये वाला ये बोल रहा है तुम्हारे पास मान ले एक फैक्ट्री में 8 लेबर चाहिए काम करने के लिए, वहां पे 10 पड़े हैं, ऐसे 2 खाली पड़े, दूसरे यहाँ पे 6 लेबर है, बट यहाँ पे 8 चाहिए, 2 उठा यहाँ ट्रांसफर कर दे, हो गया। चल अब आगे लिखो, डिमेरिट्स क्या है, नया ट्रेंड तो मिलेंगे नहीं कि तुम्हारे पास जो पुराने है उसी के एक्सपीरियंस से वो काम करेंगे। ये क्या होगा, ये इसका क्या मीनिंग है, कॉम्पिटेटिव नहीं रहेंगे, मतलब जो काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे, हमारी कंपनी है क्या हो गया, नया कोई ट्रेंड आते तो यंग होते तो उनके अंदर प्रमोशन की लालच रहता, वो कॉम्पिटिटिव होते, काम करते, नया आइडिया भी उनके पास होता, वही सेम चीज। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, बार बार ट्रांसफर करने पे उनका स्किल चेंज हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेंगे नहीं, एफिशिएंसी कम हो गया तो प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है रे भाव, चलो ये याद रखना, सोर्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे और यहाँ पे इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स। अब आ जाओ, हम बात करेंगे अभी एक्सटर्नल सोर्सेस की। एक्सटर्नल सोर्सेस कहां कहां से आएंगे, देख, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कंपनी के सामने चिपका हुआ हायरिंग करके, लोग खुद आएंगे इंटरव्यू देंगे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाओ, हर डिस्ट्रिक्ट में होती है गवर्नमेंट एक्सचेंज में, वहां पे उनकी क्या होती है, उनकी क्वालिफिकेशन से होती है, उसके हिसाब से तुम्हारे जॉब रिक्रूटमेंट के हिसाब से उनको चूज कर लो। कैंपस, कौन सी कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, जितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी कैंपस में जाके कर लो। वेब पब्लिशिंग, ये क्या होता है, ऑनलाइन, naukri.com, इंडीड, साइन इन, सब कॉल करके डाटा ले लो किसी से, फिर क्या तुम्हारे एक कॉलर बिठा दो भाई, कॉल करके बुला लिया सबको। और किसे लोगे, प्लेसमेंट एजेंसी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये हमेशा नहीं होता, ये बस कैजुअल लेबर के लिए होता है, पुराने एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन से, मामा का लड़का है बढ़िया काम करता है, अभी अभी पास हुआ, ले लो उससे, ऐसे वाला। न्यूज़पेपर में टीवी में ऐड करते रहो, ठीक है।
तो ये सारे क्या हो गए, एक्सटर्नल सोर्सेस। एक बार देख लो, वैसे याद ही हो जाएंगे। 4-5 एग्जाम्पल पूछेगा बस। हो गया, क्या हो गया? चलो अब इनकी एडवांटेज देखो, जो उनकी डिसएडवांटेज है, इनकी एडवांटेज वही हो जाएंगे। क्वालिफाइड पर्सनल तुमको मिलेंगे, नया नया क्वालिफाइड मतलब टेक्निकली क्वालिफाइड। फ्रेश रैंक भी मिल जाएगा। वाइड चॉइस है, कंपनी के अंदर कम लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा नैरो चॉइस होता है, कंपिटिटिव स्पिरिट रहेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉस्टली प्रोसेस है, लेंथी है, ये तो इजी है इसकी डिमेरिट्स। और यहाँ पे जो पुराने एम्प्लॉई है उनके बीच में थोड़ा सा वो लड़ाई नहीं होगा, मतलब वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, अरे हमको पूछे ही नहीं। हो गया, चल आगे देखो। आ जाओ भाई, अब हमने हायरिंग कर ली, अब क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे उनको, सिलेक्शन। चलो हेडिंग डाल दो, ये भी इंपोर्टेंट है, सिलेक्शन प्रोसेस। क्या लिखा, सिलेक्शन प्रोसेस, लिखो सिलेक्शन प्रोसेस। देखो रे, क्या लिखा, सिलेक्शन प्रोसेस। पहले क्या करोगे तुम, इसको प्राइमरी स्क्रीनिंग करोगे। यानी ये किस लिए होता है, जो आवर जावर से हैं उनको सब क्या करो, निकालो बाहर। जरूरी नहीं है, हाँ, जो मेन मोटिव यही होता है, जो क्वालिफाइड नहीं है फालतू में अप्लाई कर दिए, क्या कर सिलेक्शन कहां से होगा, निकालो। फिर क्या होगा तुम्हारा, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट की शॉर्टकट याद रख लो, मैं तुमको बताया था। तो सिलेक्शन होने के बाद क्या बनेगा रे तू, कंपनी का, हाँ बोला ताऊ बोलूंगा, ताऊ नहीं बाप बनना। लिखो, चलो पी फॉर, लिखते जाओ फटाफट से, साइड में यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर लो और लिखते जाओ। सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है, पी फॉर लिखो, पर्सनालिटी टेस्ट कर लिया। आई फॉर लिखो, इंटरेस्ट टेस्ट, सॉरी थोड़ा सा, हाँ बस दो आई है, हो गया। आई फॉर क्या लिखा, इंटरेस्ट टेस्ट। और एक लिख लो, इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट। टी फॉर लिखो, ट्रेड टेस्ट। ए फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो काम करने जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग टेस्ट, मतलब काम का टेस्ट है। हो गया, चलो आगे लिखो। तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, इंटरव्यू लो। ये कौन सी इंटरव्यू है, ये उसके बारे में जानने के लिए, बिल्कुल मतलब उसको डीप स्टडी करने के लिए, फेस टू फेस उसकी बैकग्राउंड चेक कर लो, क्रिमिनल तो नहीं है। हाँ, सिलेक्शन डिसीजन, उसके बाद फाइनल डिसीजन लो, हाँ ये बंदा बढ़िया है, ले लो, काम का है। उसके बाद इसकी मेडिकल एग्जामिन करो कि कंपनी यहाँ पे क्या करेगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस विंश्योरेंस करेगा, ये सही वगैरह करेगा, मतलब पहले से बीमार तो नहीं है। चलो आगे देखो, जॉब प्रेशर से झेल लेगा ना, अगर मेडिकल में पास हो गया, आ जाओ भाई, कितने पैसा लोगे, तेरे शकल देख के 10 लाख। हाँ, साइन करा लो उसे लेटर में, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, कौन सी जॉब करेगा, जॉब की डेस्क्रिप्शन क्या है, कितनी सैलरी लेगा, कितने साल की जॉब है, कितने टाइम है, सब इसमें लिखा के साइन करा लो, है ना। चलो मतलब आज से आप हुए हमारे, हम आपकी जान निकाल लेंगे काम करते करते, है ना। चल लिख, ये क्या हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस। कहाँ करेगा, साइन कर दी, कहाँ से कहाँ जाएगा, साइन कर दिया मतलब पैसे पड़ेंगे, हाथ कट गए, ना आना ऐसे, आ जाओ। और एक इंपॉर्टेंट, ये केस स्टडी में आना ही आना है, फटाफट से लिखो,
कल आपने हरिंदर लिखा था वेजिटेबल। लिखो, तुमने तो सिलेक्शन कर लिया उसको, देखो सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन में तो काम तो नहीं करेगा, क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो फटाफट से, इसको कॉपी में लिखो, याद कर लो सबको। मैं अभी बता रहा हूं ट्रेनिंग मेथड कैसे करेंगे। यहाँ पे दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, काम करते करते सीखो, लर्निंग विथ डूइंग, काम करते करते सीखो, ये करने से पहले सीखो, लर्निंग बिफोर डूइंग। हो गया, दो पार्ट में डिवाइड कर दी, ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब क्या बोला, काम करते करते सीखो, ये काम हाँ पहले सीख लो, ठीक है। ये होने के बाद और अभी हम बात करेंगे कि और कितने मेथड है इसको ट्रेनिंग करने के लिए। ये अप्रेंटिसशिप मेथड क्या है, ये देखो, ये कौन सी प्रोग्राम है, यानी हाँ, ये जाके क्या करना, कोई फ्रेशर तुम्हारे पास काम करने के लिए आ रहा है, तो उसे किसके की पॉइंट याद रखो। एक तुम्हारे पास बढ़िया एक्सपीरियंस मास्टर वर्कर है, सब पता है उसको, 1 मिनट में सिखा देगा, उसके अंडर गाइडलाइन से काम करा। ये होता है क्या, यानी याद रखना, ये की पॉइंट लिख लो, अंडर ए मास्टर वर्कर, एक पहले वाले का हो गया। तुम अपनी मन से कुछ भी लिख देते हो, पता नहीं कोई वेजिटेबल लिख रहा है, हाँ कोई वेस्ट लिख के छोड़ दिया, कोई विजिबल लिख रहा है, पता नहीं कल तो क्या लिख के बैठे थे। तो जिसको जो सुनाई दिया वही लिखा उसने, हो गया। हाँ, ममता तो हद ही कर दी थी, पता नहीं एस टी सब काट दिया, भीगी बिल्ली ऐसे करके छोड़ दिया, हाँ भीगी बिल्ली ट्रेनिंग। हाँ, अरे नहीं, वो बीच में सारे स्पेलिंग ही उड़ा दी थी, चलो कोई बात नहीं, लिखो, हो गया। इसका मतलब समझ में आ गया, किसी एक मास्टर वर्कर है तो उसके अंडर किसी गाइडलाइन में काम करवा दो, तो ये हो गया पहला वाला। वेस्टिबल ट्रेनिंग, ओए सुन लो रे, बार बार बोलने के बाद भी भूल जाते हो। वेस्टिबल ट्रेनिंग, हाँ लिख। तो इसका मतलब क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन वाला ट्रेनिंग, डेमो यानी काम करने से पहले जिस टाइप की मशीन में तुम काम करने वाले हो, ओरिजिनल नहीं, ऐसे है कि डेमो मशीन कहीं तुम्हारे कैंपस से दूर लेके जाके, सारे सुन लो, वहां पे डेमो टाइप की मशीन ऑलरेडी पड़ा होगा, उसके ऊपर काम कराओ, एक्सपीरियंस होने के बाद फिर फाइनल अपने काम पे लगो। ये अभी अरे कोई डॉक्टर बनता है, स्टार्टिंग में जो मेडिकल पढ़ाई करते हैं तो पहले किसकी काट पीट करते हैं, ये अरे मेंढक की करते हैं, मुर्दे कहाँ से लाएगा, पहले मारेगा जिंदा इंसान को, है ना, पहले मेंढक की काट पीट करके सीखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा और सीखने के बाद फिर मुर्दे के ऊपर, सीधा थोड़ी ना किया, तू डॉक्टरी पास कर लिया, डिग्री ले ले, चल हॉस्पिटल में आ जा, हाँ सर्जरी कर इसका, ऐसे नहीं करते। और तू कौन सी अलग है, तू तो जा रहा है छाती पे रख के ऐसे पढ़ता है ना, फिजिकल हो फिर भी पढ़ेगा, अभी बीएसटी है फिर भी ऐसे पढ़ेगा, अकाउंट तो करेगा नहीं फिर भी ऐसे पढ़ेगा, कहाँ से मार्क्स आएंगे। हाँ, तू तो रहने दे, बिगाड़ने वाला तो तू ही है। दो वीडियो भेज दूंगा देख लेना, दो वीडियो भेज दूंगा देख लेना। हाँ, अरे तू क्या, अरे किसी का भी हो, तू इसको देख के सीखना। 11th में पूरा इसने वीडियो देखी, कौन सी तीर मार ली, पास होने के लाले पड़ रहे हैं उसको। हाँ रहने दे, हो गया था, देख ले, अब तू अपनी प्रैक्टिकल सीख, जो क्लास में टॉप आ रहे हैं, पता है कितने तेरे बहन तेरे घर में पढ़ी है, कितनी यूट्यूब से पढ़ती है वो, और फिर तू कहाँ से उसे सीख रहा है। हाँ अलग अलग रहता है, अकाउंट तेरे लिए अलग है, उसके लिए अलग है। हाँ, तो बाकी सब स्कूल वाले पागल हैं, स्कूल खोल के बैठे हैं, घर से जाके ऑनलाइन पढ़ो। ए तू भी यार बेवकूफ बना रहा है उसको। हाँ, ऑनलाइन पढ़ने वाले, हाँ तू रहने दे। हाँ हाँ, अब तू बोलेगा, अब आ जाओ रे। तो ये ट्रेनिंग हो गया, दोनों समझ में आ गए। वेस्टिबल क्या है यहाँ पे, यानी कहीं बाहर लेकर डेमो दो सेम टाइप की मशीन टूल्स के ऊपर, फिर आके वो ओरिजिनल जगह पे काम करेगा, वेस्टिबल ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद इंटर्नशिप क्या होता है, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तुम पढ़ रहे हो उनका कोलैबोरेशन रहता है किसी कंपनी के साथ, दोनों मिलके वही पढ़े, और पढ़ते पढ़ते जाके उसी कंपनी में क्या करते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का जॉइंट प्रोग्राम है, पढ़ते पढ़ते जाके एजुकेशन लो, किसमें, जो तुमने थ्योरी पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल जाके कंपनी में करते हो, तो क्या होता है वो इंटर्नशिप। अब इंडक्शन ट्रेनिंग, ये नॉर्मल
जनरल ओजेटी होता है, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कैंपस के अंदर फ्रेशर कोई आया, उसको सिखाओ क्या काम है क्या नहीं, बाकी एम्प्लॉय से भी मिला लो ताकि उसकी हेजिटेशन दूर हो जाए। ये जनरल ट्रेनिंग है बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये 4 मेथड याद रख लेना। बताओ फटाफट से, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? प्रोग्राम किसी मास्टर वर्कर के अंडर काम कराना। फेस्टिवल क्या होता है? कहीं जाके और डेमो लो, मतलब सेम टाइप की मशीन के ऊपर फिर काम करो। इंटर्नशिप क्या होता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट और इसके कोलैबोरेशन से होता है, पढ़ते पढ़ते जो थ्योरी पढ़ा उसकी प्रैक्टिकल करो। इंडक्शन ट्रेनिंग, नॉर्मल जनरल ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, सीख लिया। क्या स्टडी करेगा? एक लिखो फटाफट से पढ़। ये कौन है? पार्थ, ठीक है। 2 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। पार्थ, ये तुम्हारा एचआर मैनेजर है पार्थ। आइडेंटिफाई वन सुटेबल कैंडिडेट। विश्वास, बंगाली। फ्रॉम क्या लिखा? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड, कहां से ये मिला? की पॉइंट, की पॉइंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रोमोटेड हिम टू पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, उसके मतलब ये इंटरनल वर्टिकल वे में इसको क्या करा? उसको प्रमोशन दे दिया। फॉर अनदर पोस्ट, और एक पोस्ट के लिए पार्ट क्या है? टुक हेल्प ऑफ प्लेसमेंट एजेंसी, एक्सटर्नल से लिया। उसके बाद सिलेक्ट सलीम। आफ्टर 6 months, पार्ट ऑब्जर्व दैट विश्वास परफॉर्मेंस वाज मच बेटर देन सलीम। वो ऑलरेडी के जो इंटरनल वाला अच्छा काम कर रहा है, किससे? एक्सटर्नल वाले से। उसके बाद थ्रू विश्वास वाज क्या लिखा? लेस क्वालिफाइड देन सलीम, क्योंकि ये अंदर था, काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया उसको, बट क्वालिफिकेशन कम है। हेंस पार्थ डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर ही विल नॉट टेक एनी अपॉइंटमेंट विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड सोर्सेस, मतलब एक्सटर्नल से लेगा नहीं, अब जब करेगा कब करेगा? इंटरनल से करेगा। ठीक है जी, ये समझ में आया? क्या अभी पूछेगा क्वेश्चन, एनी 4 रीजन फॉर द बेसिस ऑफ व्हिच पार्ट विल टेक द डिसीजन अबव। पहले आइडेंटिफाई कर, सोर्स कौन सी हो गया? इंटरनल को ज्यादा प्रेफर करेगा देन एक्सटर्नल। क्यों करेगा? इंटरनल वाला देखिए यहाँ पे ज्यादा एक्सपीरियंस है उसका, खर्चा भी इसका कम हुआ, भले क्वालिफिकेशन उसकी ज्यादा है बट इसकी परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा। ये तेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है? यही है। हाँ छोटू, और वो सारे मेरिट लिमिट वही रीजन है उसकी। चलो आगे देखो।